सुमिता। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार एमपी में आप सभी दर्शकों का मैं सुमिता सिरोठिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे दिन की शुरुआत करते हैं तिथि से, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की तिथि। तो जैसा कि आज तारीख है 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार का है और विक्रम संवत 2079 भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है आज। तो ये थी आज की तिथि और अब आगे जानते हैं आज का इतिहास। तो दर्शकों, जैसा कि आज है 24 अगस्त 2022 और आज के दिन का इतिहास भी बहुत खास है। आज ही के दिन यानी 1690 में कलकत्ता शहर की आज ही के दिन स्थापना हुई थी, जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। और आज ही के दिन 1814 में ब्रिटिश कंपनियों ने आज ही के दिन व्हाइट हाउस को अपनी जो आग के हवाले कर दिया था। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। और 1908 में क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जर्मन सेना ने जो ने नैमूर पर कब्जा किया था आज ही के दिन। और 1945 में उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए आज ही के दिन शुरुआत की गई थी। और 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना था। और 2014 में हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सर रिचर्ड एटनबरा का आज निधन हुआ था। तो ये था दर्शकों आज का इतिहास। और अब बारी आ गई है, क्योंकि कार्यक्रम जो होता है कहीं ना कहीं चालू होता है तिथि से, लेकिन हम उसकी शुरुआत के बाद जानते हैं कि विचार क्या होगा आज। तो चलिए जानते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है, जिन लोगों ने आपके संघर्ष को देखा है वही लोग आपकी कामयाबी को समझ सकते हैं। दूसरों की निगाहों में बस किस्मत अच्छी है यही सोचा जाता है। यही बहुत ख़ास बात है कि आपने जो संघर्ष किया है, और आपके संघर्ष को जानने वाले लोग वे होते हैं जो आपको जानते हैं पहले से। तो उनसे कहकर कुछ मतलब नहीं है जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं और सिर्फ ऊपरी बातें करते हैं। तो अपने लक्ष्य पर आप अड़े रहिए और अच्छा काम करिए, ताकि आप अपनी जो दुनिया है उसको एक अच्छी दुनिया बना सकें। तो ये आज का सुविचार था। अब आगे चलते हैं। और कहीं ना कहीं हमें घूमना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी जो दैनिक चर्या है उसमें हम भूल जाते हैं कि हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, तन को स्वस्थ रखना है और शरीर को भी स्वस्थ रखना है। लेकिन आबो हवा अगर अलग होती है, आपको कहीं नेचुरल ब्यूटी में अगर घूमने का मिलता है मौका, तो ज़रूर जाना चाहिए। चलिए आज चलते हैं पर्यटन में। कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ, पहले ये देखते हैं एक वीडियो। इस स्वायत्त शासी संस्थान में आज भी गुरुकुल पद्धति से विद्याध्ययन कराया जाता है। वेदों के सांगोपांग अध्ययन के साथ ही वेदों में निहित वैज्ञानिक ज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, दर्शन शास्त्र, योग, शिक्षा, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान संबंधी शोध कार्य भी किए जाते हैं।
यहाँ अध्ययनरत बालकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान शौच आदि के बाद योग ध्यान, वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण आदि विभिन्न विषयों के अध्ययन के साथ ही हवन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के कार्यक्रमों के पश्चात रात्रि 9-10 बजे तक शयन की नियमित दिनचर्या का पालन करना होता है। उज्जैन में बालिकाओं को शिक्षित करने के प्रयास स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है भारतीय ज्ञानपीठ। अशासकीय स्तर पर बालिकाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण और उनके सर्वांगीण विकास हेतु विद्यापीठ द्वारा न केवल विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, वहीं फैशन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तथा टाइपिंग के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। यहाँ प्रशिक्षणरत छात्राओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भारतीय ज्ञानपीठ का ये सराहनीय उपक्रम है। उज्जैन में साहित्य सृजन की सुदीर्घ परंपरा रही है। कालिदास से लेकर आधुनिक काल तक अनेक यशस्वी रचनाकारों ने उज्जैन को साहित्यिक जगत में प्रमुख स्थान दिलाया है। फिल्म गीतकार प्रदीप, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और श्री कृष्ण सरल जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों का नाम तो अमर है ही, अन्य अनेक रचनाकारों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उज्जैन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। उज्जैन घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय मौसम की दृष्टि से अनुकूल रहता है। उज्जैन पश्चिम रेलवे का प्रमुख जंक्शन होने से देश भर से जुड़ा है। इंदौर हवाई अड्डे से मात्र 53 किलोमीटर दूर स्थित ये सांस्कृतिक नगरी आपके स्वागत को उत्सुक है। आपने जो हमारी उज्जैन नगरी है, जिसे हम धार्मिक नगरी भी कहते हैं, धर्म की नगरी भी कहते हैं, यहाँ पर एक एजुकेशन हब भी है। यहाँ पर एक उज्जैन यूनिवर्सिटी, जिसे हम विक्रम विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर स्पेशली जो यहाँ के पंडित पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए और बच्चियों, बालिकाओं के लिए भी अलग से शिक्षा का जो एक प्रबंध किया गया है, बहुत अच्छा एक प्रयास है। और वैसे तो उज्जैन जो है वो एक धार्मिक नगरी है ही, तो बहुत प्रसिद्ध जगह है ये। तो चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के गौरव की, तो बात आज आगे बहुत खास इसलिए होने वाली है कि आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिक यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने किस तरह से अपने योगदान से स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम का विषय भी बहुत खास है। आज की बात में हम बात करने वाले हैं और जैसा कि आपने जाना ही होगा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो भी बहुत खास है, स्वतंत्रता में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। तो दर्शकों, यही है आज के हमारे कार्यक्रम का विशेष विषय, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने की। तो हमारे साथ हैं आज पर्यावरणविद और विज्ञान में चिंतन करते हैं और विचारक हैं आप। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद कि आपने मुझे जो है तो आमंत्रित किया और जो भी मेरे पास जानकारी है जी, वो प्रदेश वासियों तक पहुँचे, ताकि आज के जो युवा पीढ़ी है वो अपने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व जो उनकी भूमिका रही, उनका जो अतीत है, उसके बारे में अवगत होना आवश्यक है। बिल्कुल। तो इस विषय को लेकर आपने आज मैं आज चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है सर ऐसा कि चरक से लेकर सीवी रमन तक और जैसे कि जगदीश चंद्र बोस जो हैं हमारे महान विज्ञान के और जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। तो सबसे पहले मैं यही प्रश्न करना चाहूँगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय वैज्ञानिक थे, आज अगर आप देखें समाज में किसी भी विद्यार्थी से या युवा वर्ग से अगर आप पूछते हैं कि आप 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो उनको 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पता नहीं है जी। वो बताएंगे तो विदेशी वैज्ञानिकों के ही नाम बताएंगे। जबकि जो स्वतंत्रता हम सभी को मिली है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। उन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को त्याग के
और देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। जैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे महेंद्र लाल सरकार जी हैं, जी। इन्होंने चिकित्सा शिक्षा पर अपना अध्ययन किया और एलोपैथिक के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। इन्होंने जब समाज की सेवा करना शुरू की तो देखा इन्होंने कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं काफ़ी महंगी हो रही हैं, जी। तो समाज के लोगों पर उपचार करना एक कठिन, क्योंकि उस समय की आर्थिक स्थिति अपने देश की ठीक नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि 1608 में अंग्रेजों ने कलकत्ता आए और वहाँ के नवाब के ऊपर जो है तो उन्होंने आक्रमण किया और पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने क्या किया कि देखा कि सबसे सरल और सस्ती जो पैथी है वो होम्योपैथी है। तो आप देखिए कि एलोपैथी होने के बाद उन्होंने होम्योपैथी को अपनाया और जी। होम्योपैथी से उन्होंने समाज की सेवा यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जी। फिर जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चला कि अरे ये तो एलोपैथी होने के बाद इन्होंने होम्योपैथिक पर इस तरह से कब्जा बनाया और जो एसोसिएशन बना उस एसोसिएशन के महेंद्रलाल सरकार को सचिव बनाया गया। जी। और जब ये बात जो है आगे देखने में आई कि महेंद्रलाल सरकार ने निस्वार्थ भाव से समाज और देश के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और जो भी उनके पास आर्थिक सहायता होती थी उसको भी समाज के उत्थान में लगाते थे। तो जब इनको पता चली तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि जो होम्योपैथी एसोसिएशन था उससे उनसे पृथक कर दिया, यानी कुल मिला के उनको अलग किया। धीरे धीरे ऐसे हुए कि जितने भी भारतीय वैज्ञानिक रहे उन वैज्ञानिकों पर उन्होंने इसी तरह से कार्य किया। जैसे आप देखेंगे कि जगदीश चंद्र बोस, जी बिल्कुल। जगदीश चंद्र बोस अगर देखा जाए तो भारत में पहला सत्याग्रह अगर माना जाए तो जगदीश चंद्र बोस ने प्रारंभ किया। उन्होंने कैसा किया कि जैसे आप देखिए कि मैं और आप यानी समाज का कोई भी वर्ग, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर देखा जाए एक व्यक्ति को सैलरी जो है 1 लाख रुपए मिलती है एक ही कार्य की, बिल्कुल। और दूसरे व्यक्ति को अगर 15,000 रुपए मिलती है तो उनके मन में ये आई कि मैं ज़्यादा योग्य हूँ और ज़्यादा समाज की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, हर तरह से सक्षम हूँ। लेकिन ऐसा क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो ब्रिटिश राज्य का है, जो अंग्रेज है, उसको आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और मेरे को 15,000, यानी एक रेशियो की बात कर रहा हूँ, या तो आप 25 पैसे 1 रुपए, मतलब इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को सैलरी यानी भुगतान नहीं लेना है। तो उनके मन में आया कि चलो ठीक है, देखते हैं कितने दिनों तक ये नहीं लेंगे। तो ये काफ़ी समय, 1 माह हो गया, 2 माह हो गया, 3 माह बीत गया, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने कभी सैलरी लेने की इच्छा ही जागृत नहीं की, क्योंकि उनका ये सत्याग्रह था कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान से जो हिंदुस्तान में, जो भारत में जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनको हम अपने ज्ञान से किस तरह से ओतप्रोत करें। जी। तो उन्होंने लगातार ये 3 साल तक की सत्याग्रह किया। 3 साल तक उनको जो है बिना सैलरी के उन्होंने काम किया। फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि वो भौतिक शास्त्र में भी, जीव विज्ञान में भी, वनस्पति शास्त्र के भी वो काफ़ी ज्ञाता रहे। जगदीश चंद्र बोस ही एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। बिल्कुल। साथ ही आप देख रहे होंगे कि जो हमारा और आपका जो संवाद हो रहा है, वो संवाद जो है तो सिर्फ जगदीश चंद्र बोस की ही देन है। और जगदीश चंद्र बोस जो है तो एक ऐसे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आज हमारे और आपके संवाद को सरल और सहज बनाया, और साथ ही पौधों में जीवन की जो एक जानकारी हुई तो उन्हीं के द्वारा किया गया। जैसे आप सामान्य रूप में अगर देखेंगे कि आप अपने घर में 3 पौधे लगाइए आप, और 3 पौधों में आप देखेंगे कि कैसे उसमें जीवन है, किस तरह में उसमें जन जागृति यानी उसमें कैसे उत्तेजना आती। आप देखेंगे कि एक पौधे को आप 1 सप्ताह में स्पर्श करिए, दूसरे पौधे को 5 दिन में करिए, और जो एक पौधा, तीसरा पौधा, उसको नियमित रूप से उसको स्पर्श करिए। तो आप देखेंगे कि उसमें जो एनर्जी, उसमें जो ताजगी होगी वो एक अलग प्रकार की होगी, और उनको आपको ये लगने लगेगा कि पौधा जो है वो हमसे बात कर रहा है, यानी हमसे वो विमर्श करना चाहता है। तो इसकी भी स्थापना जो है, इसकी भी जो परिकल्पना है तो जगदीश चंद्र बोस ने ही दिया। जी, कहीं ना कहीं जगदीश चंद्र बोस ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएट, एक बहुत बड़ा एक योगदान स्वतंत्रता के
इस संग्राम में दिया है, क्योंकि कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने तो काम किया ही, लेकिन वैज्ञानिकों का जो काम था उनके काम को हम कम नहीं आंक सकते हैं। क्योंकि 1930 में, जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीवी रमन को पहली बार 1930 में, जो कि जब आज़ादी के पहले की बात है, तब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। ज्ञान, भारत का ज्ञान कहाँ है, किस श्रेष्ठ स्तर पर है अभी। तो अभी मुझे बताइए कि स्वामी विवेकानंद और जमशेद टाटा का जो संवाद था, उससे भारत में जो विज्ञान है और उद्योग में क्या क्या क्रांति आई? ये जब जमशेद टाटा जी और स्वामी विवेकानंद जी एक जापान यात्रा में जा रहे थे, दोनों लोगों का संपर्क हुआ जहाज में। तो जब ये दोनों आपस में चर्चा करने लगे तो स्वामी विवेकानंद जी जमशेद टाटा जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो बोले किस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं लौह निर्माण का कार्य करता हूँ, लौह और स्टील निर्माण का कार्य करता हूँ। तो वहाँ से जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को के बारे में संपर्क करना और अपने यहाँ जो है उद्योग स्थापित करना है, ऐसा उन्होंने बताया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मैं यहाँ पर हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें दर्शकों के सामने एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ सुमिता सरोठिया। तो दर्शकों, हम जैसा कि बात कर रहे थे, हमारे साथ राकेश पांडे पर्यावरणविद हैं। तो आप मुझे बता रहे थे कि जो विवेकानंद और जमशेद टाटा जी का जो संवाद था, उससे विज्ञान और उद्योग में बहुत क्रांति आई। तो उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। तो जैसा कि मैं आपसे अभी सुमित्रा जी से चर्चा कर रहा था कि जो जमशेद टाटा जी थे और विवेकानंद जी, इन दोनों को आपस में जब संवाद हुआ तो इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया कि हमारे देश का जो ज्ञान और विज्ञान और जो अतीत है, उसको स्थापित करने के लिए हमारी ही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और क्या होता था कि जमशेद टाटा जी या जितने भी उद्योग पहले हुआ करते थे, तो ये उद्योग क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार, ये जितने भी विदेशी मुल्क के लोग रहते थे, ये कच्चा माल हमसे ले जाते थे और उसमें अपना स्टिकर लगा के उसको 4 गुना 5 गुने रेट पे हमको देते थे। तो जब विवेकानंद जी ने जमशेद टाटा जी को बोला कि अपनी स्वयं की तकनीकी, स्वदेशी तकनीकी होनी चाहिए, स्वदेशी कच्चा माल है, उसका निर्यात करेंगे तो कम से कम मूल्य में वस्तु का निर्माण होगा और कम राशि में हम उसको समाज के सामने रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे भारत में कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसमें भारतीय विद्यार्थियों को शोध करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए और पढ़ने के लिए ऐसा संस्थान हो जो कि अन्य देशों की अपेक्षा उत्कृष्ट हो। तब वहाँ से जमशेद टाटा जी के मन में एक विचार आया कि
क्यों न मैं ऐसा कोई संस्थान निर्मित करूं जो कि देश का ऐसा संस्थान हो जिसमें भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिले और वो आगे कुछ क्रांति कर सके। तो जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो डेवलप हुई है जी उसमें भगनी निवेदिता, क्योंकि जमशेद टाटा जी का पत्र, क्योंकि उस समय इस तरह से फ्रिक्वेंटली बात नहीं हो सकती थी बिल्कुल। आपस में, तो पत्राचार हुआ। पत्र 2 माह 3 माह बाद ही मिलते थे, तब तक में तो वो हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह प्रवास में है, क्योंकि इतना बड़ा देश था उस समय। संचार और यातायात के भी साधन ऐसे नहीं थे कि सरलता और सुगमता से एक दूसरे से बात की जा सके और एक दूसरे से संवाद की जा सके और यात्रा भी की जा सके। तो इसके उपरांत जब देखे तो पत्र जब जमशेद टाटा जी को मिला और दोबारा उनकी स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात हुई नहीं, तो उन्होंने ये लिखा था कि हमें अपने भारतीय वैज्ञानिक विचारधारा को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक संस्थान का निर्माण करना है। इसके बाद भगनी निवेदिता ने जी। इस मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम लाइव फोन इन होता है, तो हमारे टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं और एक कॉलर हैं हमारे जो फोन लाइन पर हैं, ऋषि मोहन जी हैं। ऋषि मोहन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, प्रश्न करें आपका। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हमारे वैज्ञानिकों का इतना बड़ा योगदान है स्वतंत्रता के उसमें, तो लेकिन इस बात की जानकारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, युवा लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, हाँ? शहरी क्षेत्र की बात छोड़ भी दें, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ के युवाओं को इस प्रकार की जानकारी हो सके, इसके लिए कोई माध्यम हो सकता है क्या? जी, वही माध्यम हम सोच रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के का उद्देश्य भी यही है कि हम उनके पास जन जन जानकारी तक पहुंच ये नहीं जो आज पाती का है। योगदान है, भारतीय जो हमारी वैज्ञानिकों का जो योगदान है स्वतंत्रता में, वो जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुलाया है। तो सर, जैसा कि प्रश्न है आप उसको हाँ, थोड़ा तो समझाएं। जैसा कि आपकी जो जिज्ञासा थी, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती जो संपूर्ण देश में स्वदेशी विज्ञान यानी भारतीय अतीत और जो अपना आधुनिक विज्ञान है, इन विज्ञान को किस तरह से समाज में विद्यार्थियों को बीच में लाना है, इसके लिए वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसा एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें क्या रहता है कि जो विद्यार्थियों द्वारा जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है, उस सिलेबस का 60% और 40% भारतीय वैज्ञानिकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। और इसको जो है कि 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला डिवीजन लेवल, दूसरा होता है राज्य स्तर पर और तीसरा रहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता का जो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होती है, तो भारत सरकार या राज्य सरकारों के जो उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र है, उन वैज्ञानिकों से उनका संवाद होता है और उस संवाद के द्वारा जो उनके मन में जो जिज्ञासा, जो मतलब जिज्ञासा होती है, उस धर वैज्ञानिकों द्वारा समाधान भी किया जाता है। अभी इसका पंजीयन जस्ट अभी शुरू हुआ है। 30 सितंबर तक विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है vvm.org.in है ना, तो इसमें जो है विद्यार्थी जाके डायरेक्ट भी कर सकता है और विद्यालय के जो शिक्षक हैं, संचालक हैं, वो विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। अभी हाल ही में जैसा आपका प्रश्न हुआ, मैं आपको बताऊं, अभी IIT BHU में एक ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो अंतिम चरण का था, तो उसमें मैं देखा कि 36 विद्यार्थियों को पूरे भारत से चयनित किया गया। उसमें मध्य प्रदेश के जो जोनल में एक विद्यार्थी आया। तो मेरा सभी अभिभावकों से, शिक्षकों से और संचालकों से आग्रह है कि विज्ञान को बढ़ाने के लिए और विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा प्रेरित करने के लिए अपने विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि विद्यार्थी उससे कुछ सीख सके और जान सके। मेरा जो बच्चा है वो अभी 8 वर्ष का है मैडम, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि वो जब आजकल जैसे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो मैं उसको हमेशा डांटता रहता हूँ कि तुम क्या देखते हो, पर मैं ये देखा कि वो सारे इनोवेशन ही देखता है। वो उससे कोई पूछ ले जगदीश चंद्र बोस कौन है,
सीवी रमन कौन है, विवेकानंद जी हैं कौन है, भगिनी निवेदिता कौन है। तो कुल मिला के इस तरह के बच्चों के अंदर जिज्ञासा कब होगी, जबकि उसको अभिभावक जो है प्रेरित करेगा, टीचर उसको प्रेरित करेगा। जो विद्यालय के बड़े बड़े विद्यालय मध्य प्रदेश में उसके जो संचालक हैं वो अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लें। जैसा कि आपने पूछा कि प्रश्न की ग्रामीण स्तर पर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विज्ञान भारती है और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, ये दोनों संयुक्त रूप से अपने मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर जो भी विद्यार्थी नवाचार करता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, कारीगर हो, इस तरह के लोग अगर किसी भी तरह के नवाचार करते हैं तो उसको हम लोग मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध कराते हैं और उनको प्रोत्साहित कराते हैं। उनको कार्य करने के लिए जो भी यथासंभव अनुदान होता है उसके लिए भी हम लोग संबद्ध और प्रेरित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो लौह स्तंभ लगा हुआ है, तो आप बताइए कि लौह स्तंभ में भी ये जो आपके यहाँ देखेंगे कि मंडला के पास जो है अगरिया गांव है, अगरिया गांव में आप देखेंगे कि वहाँ के जो अगरिया है ना वो लौह निर्माण का कार्य करते हैं। तो कुल मिला के हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में जो स्किल है उस स्किल को हमें पहचानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और उस स्किल को हम यथा स्थान पर एक सूत्र के रूप में पहुंचाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह का ज्ञान है और आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जो बांटने से बढ़ता है वो एक बहुत ही विशेष कार्य होगा अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों को ज्ञान से अवगत कराते हैं। तो सर, जैसा कि आप पर्यावरणविद हैं और आपने बहुत ही विज्ञान में मंथन किया है, चिंतन किया है विचारधाराओं में, तो मुझे ये बताइए कि पर्यावरण के क्षेत्र में किन किन बातों पर समाज को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है? अभी वर्तमान में तो आप देखेंगे कि अभी लगभग 15 वर्ष से पीछे जाते हैं अपन। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये क्यों हो रहा है, उसके सबसे बड़े कारण हम ही लोग हैं। समाज के लोग भौतिक सुख सुविधाओं को के कारण अपनी जो एक स्टेटस सिंबल को लेकर चलते हैं कि हमारे पास इस तरह की गाड़ियां होनी चाहिए, हमारा बंगला इस तरह से होना चाहिए, हमारे घर में जो सोफे होने चाहिए वो वुडन के एकदम बढ़िया टीक के ही होने चाहिए। तो इन सारी भौतिक सुख सुविधाओं के कारण जितने भी हमारे आसपास के पेड़ पौधे थे उनको हम लोगों ने काट दिया। जो हमारी वन संपदा थी, जो खनिज संपदा थी, उसको हमने उसका दोहन किया और इसके कारण जो हमारी रिसोर्सेस थी, जैसे खनिज हो गया, जल का जो प्रवाह था, आप देखेंगे कि अभी पहले आप 50 वर्ष पूर्व में आप देखेंगे कि जैसे जबलपुर है, जबलपुर में 56 तालाब थे, अब आप देखिए कितने तालाब बचे हैं। नदियां देखिए सारी जितनी, जैसे नर्मदा जी बीच में देखिए कि अभी तो अपनी अच्छी स्थिति में है लेकिन बीच में उनका जो प्रवाह होता है कम होता है। चाहे सोन देखिए, कोई भी नदियां, इनकी जो सहायक नदियां, उन सहायक नदियों पर हमने आक्रमण किया, उनके क्या है कि उनके क्षेत्र पर हम लोगों ने कृषि कार्य शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं बाढ़ आती है, पेड़ों का कटाव ज्यादा हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी, एक नाम मैं लेना चाहूंगा कि उन्होंने चिपको आंदोलन क्यों किया, क्योंकि वृक्षों की, पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप हमें काटिए, इसके बाद वृक्ष को काटिए। जब एक आम व्यक्ति जागरूक हो सकता है तो आज के समय में हमारा समाज कितना पढ़ा लिखा है। आप देखिए कि 3G, 4G, 5G मोबाइल यूज कर रहे हैं नेटवर्क के कारण, लेकिन उसके कारण कितने चिड़िया पक्षियां उससे कितने प्रभावित होती हैं। अभी आप देखिए स्मार्ट सिटी सारे देश में बन रही है, पूरा कंक्रीट हो गया है, तो जो बारिश का पानी आता है वो नीचे जमीन पर रास्ता नहीं है, वो सीधे बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमें जल की भी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि समाज को अग्रसर होना होगा, अगर पर्यावरण को बचाना है, पक्षियों को बचाना है, नदियों को बचाना है, तो आपको खुद से जागरूक होना होगा। और जो चीज़ दुष्प्रभाव डाल रही हैं इन सबके प्रगति में, जैसे कि पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं अगर हम, तो इन सब के लिए आपको सोचना होगा और आपको आगे आना होगा। अब मैं चलते चलते आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अभी युवा वैज्ञानिक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या उन्हें विदेशों का रास्ता लेना चाहिए या देश में रहकर ही अपने देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आपने एक नाम सुना होगा, 2008-9 के समय की बात है, तुलसी तथागत जी। बिल्कुल। तुलसी तथागत सबसे एकदम युवा विद्यार्थी थे जिन्होंने सबसे कम आयु में जो है तो पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनको विदेश से ऑफर आया, जी। पर उन्होंने विदेश नहीं गए। तो हमारे देश में आप देखिए, जब भारतीय प्राचीन अतीत में जो हमारे पूर्वज, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विदेशों में काम करने से और विदेश जाने के लिए नियंत्रण रखा कि हमको अपने देश में स्वदेशी अपनाना है और अपने देश में रह के विज्ञान एवं तकनीकी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। और युवाओं को तो खासकर अभी जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने युवाओं को इतना प्रेरित किया है, और खासकर वैज्ञानिक जगत को। जैसे आप देखते थे कि अगर कोई वैज्ञानिक समाज में रहता था तो उसकी उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन अभी 7-8 वर्षों में वैज्ञानिकों की इतनी प्रतिष्ठा हो गई कि जितने भी युवा हैं वो सारे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। जी। क्यों बनना चाहते हैं? कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसी से वो गलतियां होती हैं, कुछ बिगाड़ होता है, इसके बाद ही जब करते करते उसमें सफलता मिलती है। जैसे आप देखिए मंगलयान हुआ, और भी बहुत सारे आविष्कार हुए, जैसे बल्ब का आविष्कार देखिए आप। जी जी। तो इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि जब व्यक्ति कार्य करता है तभी वो कुछ सीखता है। बिल्कुल क्योंकि सही, कोई भी आपने इंसान बिल्कुल सही सीख के कहा। नहीं आया और है। ये विषय ऐसा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है, क्योंकि अल्प अवधि जो हमारी है वो बहुत कम है। समय के अभाव में हमें आपको यही बोलना होगा कि जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों का ध्यान रखें, जो आपने जानकारियां दी हैं आप उसका परिपालन करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित्रा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, और भविष्य में जब भी आपकी ऐसी जी, जी। आवश्यकता होगी मैं उपस्थित रहूंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने आज बातचीत करी कि स्वतंत्रता में वैज्ञानिकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। इसी विषय पर चर्चा की, बहुत अच्छी चर्चा रही। और यहाँ पर हम चलते हैं फिटनेस सेक्शन में और देखते हैं कि योगा में आज क्या खास है। आइए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भुजंगासन। विनल, बताइए भुजंगासन। ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों हाथों को ले आइए चेस्ट लाइन, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, चिन जमीन पर। श्वास लेते हुए पूरा उठ जाइए, कोहनियां सीधी कर देंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। इसके बाद आपको वज्रासन की विधि बताते हैं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने फैला लीजिए। अब एक पैर फोल्ड करके मोड़कर हिप के पास में, उसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करके हिप के पास में ले आइए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों आंखों को बंद करके आपका ध्यान, आपकी सजगता स्टमक के ऊपर रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। इसके बाद देखते हैं अश्व संचालन की विधि। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। पैर आपके पास पास रहेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। इसके पश्चात एक पैर पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा।
और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अश्व संचालन आसन, यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपके पंजे से आपका घुटना बाहर की तरफ ना जाए, जिससे आपके घुटने पर एडवर्स प्रेशर ना आए। इससे वापस आने की स्थिति देखिए, हल्का सा पीछे की तरफ जाइए और दूसरे पैर को आगे लेकर आइए। पहले घुटने सीधे रखें, श्वास लेते हुए वापस उठिए 90 डिग्री और धीरे से आइए नीचे, रिलैक्स। अब देखते हैं नौकासन, बोट पोज। इसके लिए पहले आप पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 30 डिग्री उठाइए, इसके पश्चात हाथ और फिर धीरे से सिर को उठाइए, बॉडी को एक बोट लाइक शेप में लाइए। जब आप ऊपर आ जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, यथाशक्ति जितना आप रुक पाएं उतना रुकिए। इससे वापस आने के लिए पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों को नीचे लाइए, धीरे से, रिलैक्स। तो देखा दर्शकों, आपने योगा हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है योग। तो आप भी योग नियमित कीजिए, तो इसका जो लाभ है आपको दिखने लगेगा कुछ ही दिन में। तो जैसा कि आज का कार्यक्रम हम नमस्कार एमपी कर ही रहे हैं, तो अब हमारा कार्यक्रम का अगला सेगमेंट भी तैयार है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के मेहमान से। तो हमारे साथ हैं आज अरिंद कुमार शुक्ला जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे साहित्यिक एंटरप्रेन्योर भी हैं, लेखक हैं और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपकी किताबें भी हैं वहाँ पर। तो आज इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ आपको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन से, जनरल से, काउंसिल से आपको फेलोशिप भी मिली हुई है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया जी। बहुत। तो मुझे सबसे पहले बताइए, आप महज अभी 16 साल के हैं जी। तो एक दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि महज 16 साल की उम्र में एक बच्चा लेखक बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो कैसे ये विचार आया कि मुझे कुछ अलग हटके करना है? दरअसल मेरा मानना है कि आयु तो किसी भी चीज़ के लिए बाधा होती नहीं है। आदि शंकराचार्य जब अपने घर से निकले थे एक कार्य को सिद्ध करने, तो वो महज 12-13 वर्ष की आयु के थे। तो आयु किसी चीज़ के लिए बाधा नहीं होती है, बशर्ते आप में काबिला है, आप में काबिलियत है। दरअसल मेरी लेखन के कार्य में सफ़र शुरू हुआ लॉकडाउन के समय 2020 के हम एक ऐसे कालखंड में आए जिसमें हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। हम एक अंधकार में कालखंड में जी रहे थे, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, हर ओर अंधेरा था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्या ये दुनिया का अंत है, इस तरह के सवाल आ रहे थे। लेकिन हम सब घर में थे, अब घर में आदमी बैठ के क्या करेगा, स्कूल भी बंद है। तो मैंने विचार ये किया कि हम खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। एक आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का जो एक तरीका होता है, उसकी प्रेरणा लेते हुए मैंने पहली बार लिखना शुरू किया। पहले छोटे लेख लिखने शुरू किए, कुछ निबंध लिखे और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और कुछ पुस्तकें भी मैंने उसके बाद लिखनी शुरू की। जी। तो जैसे कि आपने लेखन का शौक़ लिया, तो उससे पहले पढ़ने का भी शौक़ आपके मन में आया होगा। तो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप? जी, पढ़ने का मेरे अंदर जो कीड़ा है वो काफ़ी लंबे समय से है। जी। मुझे काफ़ी पहले से पढ़ना बहुत पसंद है। शुरुआत में मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। कहानियों के साथ धीरे धीरे मुझे कविताएं पढ़ने का शौक़ लगा। रामधारी सिंह दिनकर जैसे कालजयी कवियों की मैंने कृतियाँ पढ़ी। फिर धीरे धीरे मैं नॉन फिक्शन की ओर आया और इतिहास, राजनीति और ऐसे विषयों पे पढ़ने लगा। और मेरी खास रुचि भारतीय माइथोलॉजी में जागी, जिसके बड़े लेखक हैं देवदत्त पटनायक जैसे, उनको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ने की ओर मेरी रुचि जगी। तो आप पढ़ने का शौक रखते हैं, तो किताबों का संसार घर में होगा, एक अलग ही स्पेस बना के रखा होगा आपने। तो अब मुझे ये बताइए कि मोटिवेटर कौन है आपकी, किससे ज़्यादा प्रभावित हैं आप जीवन में अभी? जी, दरअसल मेरा तो मानना है कि जीवन में कभी भी एक आइडल नहीं होता। हम कई चरित्रों को देखते हैं, कई लोगों से सीखते हैं, कुछ से कुछ चीज़ें लेते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ते हैं।
जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे लोगों से धीरे धीरे प्रेरणा लेते हुए, लेकिन लिखने की प्रेरणा मुझे ऐसे किसी एक व्यक्ति से नहीं मिली, लेकिन मुझे लगा कि कई लेखक लिखते हैं, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? कोई बहुत कठिन काम है क्या ये? मैंने खुद से प्रश्न किया और शायद मेरा लिखना इसी का एक जवाब है। जी, तो किन किन विषयों पर आपने किताबें लिखी हैं अभी? जी, कुल मेरी फ़िलहाल 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैंने 3 किताबें लिखी हैं पिछले 1.5 साल के अवधि में। मेरी पहली पुस्तक थी माइथोलॉजी पे। मैंने, क्योंकि उसमें माइथोलॉजी में बहुत पढ़ रहा था, नई नई चीज़ें जान रहा था, तो मैंने पहली पुस्तक माइथोलॉजी पे लिखी, जिसमें भारतीय जो माइथोलॉजी की अद्भुत कहानियाँ हैं, उनके बारे में जो संग्रहित की जा सकती हैं, ऐसी कहानियों को मैंने उसमें संग्रहित किया और उनको इस रूप में मैंने प्रेजेंट किया है कि मेरी उम्र के लोग कैसे उसको पढ़ सकें। बिल्कुल। क्योंकि आप देख भी पा रही होंगी, आप अपने घर में भी या आस पड़ोस में, हम नई चीज़ों से जुड़ रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं, वो मेरी उम्र के ही, वो नहीं जानते अपनी धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, कि इस चीज़ का क्या महत्व है, हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो उनको उस ओर वापस कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए माध्यम ये हो सकता है कि वो किस भाषा में समझते हैं, किस भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल, उस तरह से प्रस्तुत किया मैंने चीज़ों को। बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं, और अभिभावकों का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक रूप से ये कि कहीं ना कहीं विषय से संबंधित जानकारी देने का एक उद्देश्य भी यही है कि उनको पूरी जानकारी हो पाए। तो जैसे साहित्य में आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको इसकी? जी, दरअसल मैं, जब ये कोविड का कालखंड बीता, तो भारत एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। और अब की बार भारत जब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, तो केवल खुद खड़ा नहीं हो रहा था, वो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा हो रहा था। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना हमारे देश के सामने रखी। तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं किस रूप में अपना इसमें योगदान दे सकता हूँ। तब मैंने और मेरे बचपन के मित्र हैं श्री अनंत कुमार शुक्ला जी, हम दोनों ने विचार किया कि क्योंकि मैं पहले से लिखता आ रहा हूँ, मेरा प्रकाशकों के साथ अनुभव रहा है, प्रकाशक इंडस्ट्री में मेरा, पब्लिकेशन इंडस्ट्री में अनुभव रहा है, तो हम कैसे किताबों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। और किताबें भी सामान्य रूप से नहीं, किताबें बहुत लोग छापते हैं, बहुत बेचते हैं। हमारा उद्देश्य किताबें बेचते वक्त ये रहा कि सामान्य लोग कैसे उन किताबों को पढ़ सकें। पतली किताबें हों, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी किताबें हैं, वो लोग खरीद के सजा के रख देते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते। कॉम्पैक्ट रूप में हमने चीज़ों को रखा और कम दामों पे उसको उपलब्ध कराया, ताकि सामान्य लोग खरीदें, सामान्य बच्चे खरीदें। और इस तरह हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो आज हम 13 देशों में दुनिया के इसमें व्यापार कर रहे हैं। भारत समेत ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में हमारी प्रमुख बिक्रियाँ होती हैं। और पिछले 5 महीने से हम ये व्यापार कर रहे हैं। 29 दिसंबर 2021 में हमारी स्थापना हुई थी। और हमें लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपना एक तिनके भर योगदान भी अगर हम दे सकें, तो उसमें हम संतुष्ट हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक इस उम्र में जो बच्चा पढ़ने के बाद अपना करियर के लिए सोचता है, उस उम्र में आप अपने लिए तो सोच ही रहे हैं और देश और समाज के लिए भी एक मिसाल आप बन चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि आपको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन से, जनरल काउंसिल से जो आपको फेलोशिप मिली है, वो आपको कैसे प्राप्त हुई? ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एक लगभग 200 वर्ष पुरानी संस्था है, ब्रिटेन में, लंदन में स्थित है। और ये रॉयल चार्टर के अधीन एक संस्था है, यानी इसकी जो प्रमुख होती हैं वो ब्रिटेन की महारानी होती हैं। और ये पिछले 200 साल से एशिया में, खास करके भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, जो लोग भारतीय संस्कृति और विविध आयामों के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना सदस्य बनाती है, फेलोशिप प्रदान करती है, ताकि वो रिसर्च अच्छे से कर सकें। इसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं। मुझसे पहले भारत के कई प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें फेलो रहे हैं,
जिनका मैं कुछ का नाम आपके सामने समक्ष रखना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जी। सर सैयद अहमद खान हैं, राजा राम मोहन राय हैं, मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार जी हैं। जी। ये सब मुझसे पहले इसके फेलो रह चुके हैं। अप्रैल 2022 में 30 अप्रैल 2022 को मुझे इसका फेलो चुना गया। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था और मैंने इसके लिए 3 महीने पहले अप्लाई किया था। जी। 3 महीने बाद की तो- बैठक में मुझे इसके लिए चुना गया। तो कैसा आजीवन में आपको सदस्यता मिली है जी, इसमें? ये आजीवन रहेगा। तो किस तरह से कार्य करेंगे आप वहाँ पर, क्या आपने प्लानिंग की हुई है? दरअसल उनका सबसे बड़ा सहयोग ये होता है कि वो 200 वर्ष से काम कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के पहले से। और आप जानती हैं भारतीय इतिहास की जैसी पांडुलिपियाँ हैं, कई दस्तावेज हैं, कई स्कल्पचर्स हैं, वो अब भारत में नहीं है, उनको ब्रिटेन ले जाया जा चुका है, यूरोप में कई देशों में है वो। तो उनके बारे में जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा सकते हैं। आपको जो आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे किसी एक खास विषय पे, वो आपको तमाम सहायता उपलब्ध कराते हैं। मेरी रिसर्च में ये काफ़ी काम आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी एक आप स्टार्टअप कंपनी भी आपने शुरू की है जिसका नाम इन्फो एज आपने रखा है, तो वो क्या है, किस तरह से कार्य कर रही है और किस उद्देश्य के लिए बनाई है, इसके बारे में बताएं। जी, इससे पहले मैं जिस किताबों के व्यापार के बारे में बात कर रहा था, उसी का नाम इन्फो एज पब्लिकेशन है। जी। और ये जैसे कि मैंने बताया 13 देशों में व्यापार कर रहा है। और मैं और मेरे मित्र ने इसकी स्थापना की थी आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से। तो आपने विषय तो आपने बता ही दिया कि आप माइथोलॉजी पर आपने सबसे पहली किताब लिखी थी, तो इसका जो आपको जो एक वातावरण है वो कैसे मिला? घर से शुरुआत की थी आपने इसकी? जी बिल्कुल, ये वातावरण तो स्वाभाविक रूप से वातावरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ऐसा मेरा निजी मानना है। कि मेरे पिताजी भी साहित्य और पाठन और इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, मेरी माताजी भी इन कार्यों से जुड़ी हुई हैं, और मेरे परिवार में माहौल ही ऐसा रहा है हमेशा से पढ़ने लिखने वाला। तो धीरे धीरे मैंने भी पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे माइथोलॉजी के प्रति झुकाव एक आया। और दरअसल होता क्या है, आपका एक बार किसी चीज़ में इंटरेस्ट जाग जाता है तो आप फिर खुद कोशिश करते हैं कि कैसे मैं उसको जानूं, कैसे मैं समझूं। तो धीरे धीरे मैंने माइथोलॉजी की किताबें पढ़नी शुरू की, कई चीज़ों को जाना, धीरे धीरे रामायण पढ़ने की कोशिश की, महाभारत पढ़ने की कोशिश की, और देखा कि ये तो बहुत ही एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही विविध उसमें स्कोप है। हम महाभारत में, रामायण में हमारे जो प्राण हैं उसमें हर चीज़ पा सकते हैं, हर तरह का भाव, अनुराग है, द्वेष है, द्वंद्व है, युद्ध है, हर तरह की चीज़ें हैं। महाभारत को तो द ग्रेट एपिक कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, हर तरह की चीज़ है। तो इस तरह धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ा, धीरे धीरे मैं जानने लगा, समझने लगा, और धीरे धीरे फिर मैं उसके बारे में लिखने भी लगा। पहले मैंने कुछ लेख लिखे, कुछ वेबसाइट्स में उनको प्रकाशित किया, वो पसंद आए, लोगों ने मुझे कहा कि आप अच्छा लिखते हैं, आप एक बड़े रूप में इसको लिखें। उसके बाद मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया। बहुत ही एक अच्छा अनुभव आपने हमें बताया, और जो अभिभावक हमें अभी सुन रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा की एक लॉ लेकर हम यहाँ आए हैं, जो कि आर्यन ने बताया कि उसको माहौल जो है वो कहीं ना कहीं जो परिवार से मिला, और एक कहीं ना कहीं वातावरण बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनके परिवार में इनको वातावरण मिला, जिसके कारण वे आज हमारे सामने हैं। तो मुझे अब ये बताइए कि आप अभी किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? फिलहाल मैं 12वीं कक्षा में हूँ। जी। तो 12वीं कक्षा में है, मतलब आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा विषय चुना है आपने? मैं ह्यूमैनिटीज़ यानी कि कला संकाय में पढ़ रहा हूँ इस वक्त। और तो आने वाले समय में क्या आप अपने फ्यूचर्स को देख रहे हैं? क्या आप सिविल सर्विसेज वगैरह में जाने की तैयारी है आपकी? जी, मेरा विचार तो यही है कि मैं सिविल सर्विस में जाके IAS या IFS के रूप में अपनी सेवाएं भारत को दे सकूं, और मैं मुख्य रूप से भारत में रह के काम करना चाहूँगा। मैं किसी अन्य देश में जाके अपनी सेवा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक तरह से बेईमानी भी है, कि मैंने यहाँ का खाया है, यहाँ का पिया है, यहीं पे पढ़ा हूँ, जो बना हूँ यहीं बना हूँ, आप ही लोगों का सहयोग से बना हूँ। अगर मैं आप ही लोगों को धोखा देके दूसरे देश में जाके काम करूँ। अब ये बताइए, लास्ट में जाते जाते, जो युवा आपको सुन रहे हैं, जो आपकी उम्र के लोग आपको सुन रहे हैं, भारत में रहकर देश के लिए क्या करना चाहेंगे आप, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं इस समय? देखिए, मेरा तो लिखने का उद्देश्य ही है अपनी उम्र के लोगों से जुड़ना, तो इसका जवाब तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। दरअसल हम अगर इतिहास के पन्ने पलटने जाएं तो 19वीं सदी ब्रिटेन की सदी थी, 20वीं सदी अमेरिका की सदी थी,
अब समय है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो। फिलहाल भारत एक नए रूप में, आप कहीं पे भी रिपोर्ट्स देखें ग्लोबल अफेयर्स पे, कई विदेशी अखबारों ने, बड़े अखबारों ने, प्रबुद्ध अखबारों ने रिपोर्ट्स छापी हैं। भारत का नया समय आ रहा है, बिल्कुल। आने वाला समय भारत का है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब भारत की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा देश। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही समय पे हमारा देश सबसे पुराना देश भी है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, वैदिक संस्कृति से लेकर के, और सबसे नया देश भी है। एक ही समय पे पुरातन भी है और चिर युवा भी है। लेकिन अगर हमको इस देश को खड़ा करना है, एक बार फिर विश्व गुरु बनाना है, उस आयाम पे पहुंचाना है, तो वो केवल युवाओं की शक्ति द्वारा संभव होगा। देश दुनिया में जितनी क्रांति हुई है युवाओं द्वारा हुई है, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रहकर, भारत में ही रहकर अपनी जो आपकी एक आपका कुछ भी आपके अंदर हुनर हो, अनुभव हो, उसको आप बांटिए और अपने देश के लिए काम कीजिए, देश में रहकर काम कीजिए, जैसा कि विजन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने रखा है। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने नमस्कार एमपी में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की, और आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यहाँ हमें दीजिए आज्ञा। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। सुन ले राही गूंज रहा है लहरों में ये गीत, अपनी राहें आप बनाना। Everybody below the deck, सब लोग नीचे, सब लोग नीचे, तूफान आ रहा है। अरे आप पधारिए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए, इधर बैठिए इधर बैठिए। हाँ हाँ हाँ, जरा मैं साफ कर दूं। बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज।
एक बार तो उतर किताब के जहान